Times Influence Initiative. This week on India Economic Conclave, we bring you a power-packed fireside chat with Uttarakhnd's Chief Minister Trivendra Singh Rawat and a tell-all tete-a-tete with the yoga maestro Baba Ramdev. Our next debate is on the critical role of state governments in overall economic empowerment. Are Indian states ready to deliver the $5 trillion economy agenda? That's the question. And that is our next topic here. Absolutely. So we're now joined by Trivendra Singh Rawat, the Chief Minister of Uttarakhand. And once again, I'd like to call on stage Times Now's Navika Kumar to engage in a discussion with him. नमस्कार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। नमस्कार। इंडिया इकोनॉमिक एनक्लेव में आपका स्वागत है। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगी कि आप तो वो लोग हैं जो कहते हैं हम नया इतिहास रचेंगे, तो आप राजस्थान के इतिहास से हार मान गए, आप एंटी इनकम्बेंसी के इतिहास से हार मान गए, या ये वोटर है भारत का जो अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है और वो चाहता है कि हर किसी को चेक में रखे? देखिए, वोट जो मतदाता है, जो वोटर है, वो तो हमेशा ही इंटेलिजेंट होता है। वो बहुत बारीकी से किसी चीज़ को देखता है और अपना मन बना लेता है कि मुझे क्या करना है। अब आवश्यकता ही होती है कि जब चुनाव का वक्त होता है या वक्त होने वाला होता है, उस समय उसको कितना हम समझ पाते हैं, वोटर की नब्ज को हम कितना उस पर हाथ रख पाते हैं और कितना हम सही उसको डायग्नोस कर पाते हैं। बस वो छोटी सी चीज़ होती है, चुनाव में बहुत छोटी चीज़ जिता कर ले जाती है और बहुत छोटी चीज़ आपके हाथ से चुनाव को खींच भी सकती है। लेकिन जो इस समय के परिणाम थे, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वर्कर्स हों चाहे सरकारें हों, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपसे मैं जो सवाल पूछना चाहूँगी वो ये है कि मध्य प्रदेश में रूरल सीटें अगर आप देख लें तो बीजेपी की 2013 में 122 थी, अब वो 41 घट के 81 हो गई हैं। यही हाल है एग्रीकल्चर जोन में, राजस्थान में भी रूरल की कहानी यही है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप इन्हीं स्टेट से एक साथ लगे हुए एक हिंदी हार्टलैंड के स्टेट हैं, छोटा स्टेट है आपका उत्तराखंड। क्या ये मैसेज यहाँ का ये उत्तराखंड की तरफ आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड में हम आपको बताएं कि अभी 20 महीने की हमारी सरकार हुई है। वहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। वहाँ पर लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के अपने ही रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। और एक सीट तो ऐसी थी कि जो आज़ादी के बाद कभी भाजपा जीती नहीं, वो भी इस बार जीती है। और इसलिए जो इन 3-5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं समझता हूँ कि उससे 2019 की तुलना ठीक नहीं है। 2000 के मुद्दे कुछ अलग होंगे। इस समय जो मुद्दे थे जो इन राज्यों के, वो मुद्दे बिल्कुल भिन्न थे। और इसलिए 2019 का जो चुनाव होगा, आज आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी फिर जीत कर आएगी। ये 2019 का चुनाव कैसे होगा थोड़ा बताएं, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे निर्भर करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी हो। और मैंने पहले भी कहा कि 2019 के जो मुद्दे होंगे बिल्कुल अलग होंगे, जो लीडरशिप होगी, जो चेहरे होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे। और देश की जनता, मुझे लगता है कि जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं इन 4-4.5 सालों में, और चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, उन्होंने सुधारवादी कदम उठाए हैं। आज उसके परिणाम आने शुरू भी हुए हैं। आज ये महसूस भी करते हैं लोग कि उसके परिणाम आ रहे हैं।
और इसलिए 2019 के मुद्दे बिल्कुल भिन्न होंगे। आज का जो वोटर है वो कह रहा है रोटी, कपड़ा और मकान और एक नौकरी। इसकी क्या व्यवस्था है आपके स्टेट में और आपकी सरकार ने जो देश में की है, जिससे लोग आज खुश नहीं हैं और इसी का परिणाम आपको मिला? देखिए, अपने राज्य में हम होम स्टे पर फोकस कर रहे हैं। हमने 2020 तक का लक्ष्य रखा है कि हम 5000 होम स्टे अपने राज्य में बनाएंगे। हम ग्रोथ सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी 670 न्याय पंचायत हैं। उन 670 न्याय पंचायतों में हम ग्रोथ सेंटर बनाएंगे और ग्रोथ सेंटर से जो हमारा आशय है, एक तो हमारे पास जो हमारे खेतों में परंपरागत रूप से पैदा हो रहा है उसकी ग्राइंडिंग करके, उसकी ब्रांडिंग करके, उसकी पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग करके उसको हम मार्केट में लाएं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हम पाइन नीडल पॉलिसी लाए हैं। पाइन नीडल पॉलिसी में पाइन में जो पाया गया है कि उसमें डीजल है, उसमें तारपिन ऑयल है, उसमें तारकोल है, उसको अगर हम जलाते हैं तो उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। आज जो पाइन नीडल हमारे पास है, लगभग 15 लाख मीट्रिक टन हमारे पास सालाना पाइन नीडल है। उससे हम 150 मेगावाट बिजली जनरेट कर सकते हैं और 50,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, बहुत छोटा राज्य है, और इन 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, उस पर हमने नए डेस्टिनेशन का चयन किया है। पावर सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी में 40,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास इन्वेस्टर समिट में आए हैं। टोटली हम 1,25,000 करोड़ के प्रस्ताव आए। हाइड्रो की हमारे यहाँ पर्याप्त संभावनाएं हैं और इस तरह से ये जो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, तो उसमें हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे तो यहाँ आज हमारे साथ कई ऐसे प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं इन्वेस्टर्स से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम है। जब मैं एक बार इसकी समीक्षा कर रहा था तो 90% क्लियरेंस जो है 15 दिन के अंदर हो गई। 15 दिन के अंदर हमारे यहाँ उसके लिए हमने एक अलग से सेल उसके लिए गठित किया है। इन्वेस्टर्स को मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं इन्वेस्टर से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे सस्ती बिजली है और 24/7 है सस्ती बिजली। देश में इतनी सस्ती बिजली कहीं पर भी नहीं है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आप 11 नंबर पर हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हिल स्टेट्स हैं उस पर हम नंबर 1 पर हैं। इस देश में मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए, उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए अगर हम वास्तव में देश का डेवलपमेंट चाहते हैं। विकास का मुद्दा होना चाहिए, तो इस पे पूछूंगी। ये भी चर्चा बहुत हुई इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कि शायद कहीं ना कहीं देश का किसान आज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड है। देखिए, मैं नाविका जी आपको बताना चाहूँगा कि जब 20 महीने पहले हमने सरकार बनाई तो हमारे सामने भी ये बहुत तेज़ी से विषय उठा कि किसानों का जो ऋण है वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेट घोषणा कर चुकी थी। तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, मैंने कहा देखो भाई, मैं ऋण माफ़ी के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ऋण माफ़ी अगर हम करते हैं तो हमारी स्टेट की इतनी इकोनॉमी इतनी साउंड नहीं है कि हम फिर उससे उबर पाएँ। लेकिन हाँ, हम अपने फार्मर्स के लिए न्यूनतम ब्याज पर हम उनको, जो सीमांत किसान हैं, उनको हम ऋण देंगे, और हमने 2% पर किसानों के लिए ऋण देना शुरू किया। हमने कहा कि आपका भी स्वाभिमान बरकरार रहेगा कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, और आपको ये नहीं लगेगा कि हम फ्री में ले रहे हैं गवर्नमेंट से। तो किसान का स्वाभिमान भी बना रहना चाहिए, गवर्नमेंट पे जो लोड है वो भी कम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फार्मर्स के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, और मध्य प्रदेश में जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, 21,000 हेक्टेयर लैंड सिंचित थी जब शिवराज जी आए थे। आज वहाँ पर 65 लाख हेक्टेयर लैंड आज सिंचित उन्होंने वहाँ पर की है। तो मैं समझता हूँ कि फार्मर्स के लिए जो काम शिवराज जी ने किया वो अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय काम उन्होंने किया। हाँ, फार्मर्स को हम कितना महसूस करा पाए वो अलग चीज़ है। आप क्या समझते हैं, 2019 की डगर कठिन है? नहीं, देखिए, एक तो जो आपने कहा प्रेशर, हम इसको प्रेशर नहीं मानते, हम इसको अपनी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं कि हमको ये काम करना है, और चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ना है।
तो ये मैं समझता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान पहुंचाता है। भारतीय जनता तो फिर पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ था? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़। ओवर कॉन्फिडेंस? निश्चित रूप से ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, छत्तीसगढ़। बिग एडमिशन, दैट्स द हेडलाइन। जी, ओवर कॉन्फिडेंस कैन एक्चुअली मेक पार्टीज लूज इलेक्शन। छत्तीसगढ़ के बारे में शुरू से ये था कि वहां पर रमन सिंह पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। Well, ladies and gentlemen, presenting to you Chief Minister of Uttarakhand, his political insight and his political analysis is something many in the BJP will probably not speak so much from the heart on. Thank you very much for joining me. On the other side of this break, Baba Ramdev talks about the India growth story, Patanjali's expansion plans and much more. शिक्षा जब बदलेगी तो देश बदलेगा और दुनिया भी बदल देगी। With global brands taking over India's retail markets, Indian brands are constantly reinventing their strategies to stay ahead. पतंजलि वर्ल्ड का सबसे बड़ा FMCG का ब्रांड बने, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। At the India Economic Conclave 2018, Baba Ramdev spoke about the Swadeshi magic and the road ahead for the brand. तो मैं शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आज देश में राजनीतिक माहौल है, तो मुझे भी कुछ राजनीतिक सवालों के साथ आरंभ करने दीजिए। ये असेंबली इलेक्शंस का परिणाम देख के आपको क्या लगता है, देश का मूड कैसा है? पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। और यद्यपि ये आर्थिक मंच है, इकोनॉमिक स्टेज है ये, लेकिन इकोनॉमिक्स के पीछे भी पॉलिटिक्स होती है। कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, इसकी फार्मर्स के लिए पॉलिसी क्या होगी, मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए पॉलिसी क्या होगी, टैक्सेशन की पॉलिसी क्या होगी, प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन बहुत कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के आधार पर चलता है। बैंकिंग सिस्टम कैसा होगा, और बैंक्स यद्यपि वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से कोई अछूता नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं इतना कह सकता हूं कि अभी जय पराजय में मैं नहीं जा रहा हूं और उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय राजनीति में एक पार्टी का साम्राज्य थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये शुभ होगा या अशुभ होगा, मैं इसके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर आप आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें तो आपका विचार क्या है? क्या मोदी जी ने जनता को दिया हुआ वादा को पूरा किया? मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पूरी प्रक्रिया में, द इंटेंशन, द पॉलिसीज एंड लीडरशिप इज नॉट आउट, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, 100 से ज्यादा बड़ी योजनाएं देश में शुरू कर दी नेशनल बिल्डिंग के लिए। जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं उसमें ये वोट बैंक वाला कम, नेशन बिल्डिंग वाला ज्यादा है, इतना जरूर। लेकिन मेरा अगला प्रश्न होगा कि अधिक विशेष रूप में देखा जाए तो काला धन जैसे मुद्दे पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखो, मैं अब तो इतना ही कहूंगा, जो भी काला धन है, सफेद धन है, वो तो सब नोटबंदी के बाद बराबर कर दिया। बात यह है, जो भी धन है वो प्रोडक्टिव कामों में लगना चाहिए। एग्रीकल्चर में लगे। एग्रीकल्चर में हमें कितने काम करने की जरूरत है? हम 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं भारत के इन्हीं खेतों से, इन्हीं किसानों से। करीब 50 करोड़ हेक्टेयर लैंड है अपने इंडिया के अंदर। हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक देश हो सकते हैं, हमारे इतना अच्छा वेदर है इंडिया के अंदर। तो किसान के लिए 12 महीने पानी की व्यवस्था कर दो,
उसको सस्ते में बिजली दे दो, मुफ्त में नहीं चाहिए। किसान को पानी 12 महीने दे दीजिए, बिजली सस्ते में दे दीजिए, खाद बीज आदि ठीक से दे दीजिए और फसल पैदा होने के बाद में उसका दाम पूरा दे दीजिए। किसानों को कोई कर्ज माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉलिसी होनी चाहिए। तो यहां पैसा लगाइए एग्रीकल्चर में। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत, और इंडिया के करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए, क्योंकि जितना ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में है और जितने मेहनती लोग भारत के हैं, भारत के, देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारत में आलसी लोग नहीं है, लेकिन यहां के 90 से 99% लोग मेहनत करके कमाना चाहते हैं। यदि राफेल हिंदुस्तान में बन जाता तो कोई ना मोदी जी की मुसीबत होती, ना राहुल गांधी को मुद्दा मिलता। तो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है, आयुष्मान भव अच्छी योजना है, भाई गरीब आदमी को इलाज मिल जाए। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए कि देश के लोग बीमार ना पड़े। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 50 की उम्र में 25 साल के लड़के से कुश्ती लड़ सकता हूं, दौड़ लगा सकता हूं, और 100 साल तक ऐसे ही दौड़ूंगा। 50 साल और मुझे हिंदुस्तान के लिए काम करना है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर भारत को बनाना है। हमने आज 2 लाख लोगों को रोजगार दिया, और आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम। आपने हाल ही में ये भी कहा था कि जातिवाद हमारे देश पे श्राप है, लेकिन इसके बावजूद जातिवाद पे ही आकर्षण हो रहा है। इस पे आपका क्या विचार है? सारी राजनीतिक पार्टियां जात देश के टिकट देती हैं। सब राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं, और संविधान में लिखा हुआ है कि आप जाति के आधार पर लोकतंत्र को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन एक पार्टी बता दो मुझे, स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा हुआ है, मेरे यहां करीब 20 से 25% मुसलमान काम करते हैं। मेरे यहाँ जो योग रिसर्च सेंटर है, उसकी जो हेड है डॉक्टर सरलेट एलिस, वो ईसाई है। दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, माने सर्वजात का समावेश देखना हो, हमारे हर फील्ड में आपको हर वर्ग का आदमी मिलेगा। बात कहने से नहीं बनेगी, करने से बनेगी। बराबर। सर, आपका जर्नी, पतंजलि का जर्नी, हाँ, अब असली बात पे आया है। सबको अचंभित कर दिया है, पूरे देश को। हिंदुस्तान यूनिलीवर से, नेस्ले से आपने हिला के रख दिया है, वो हम सब जानते हैं। आपको भी पता है, स्टेटमेंट्स देने लगे बहुत सालों के बाद कि खुश होने लगे। पतंजलि की ग्रोथ अब बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, ब्रेक आ गया। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2019-20 में यूनिलीवर से ज्यादा टर्नओवर पतंजलि का होगा। ये आज का स्टेटमेंट नोट कर लेना आप। यही मुझे सुनना था। कैसे होगा? हम कुछ कंपनीज को भी एक्वायर करेंगे, अपने को भी बढ़ाएंगे। हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, सिस्टम एंड प्रोसेस से लेकर के, और अच्छे प्रोफेशनल्स को ज्वाइन कराने से लेकर के, पूरा एक बहुत जैसे स्मूथली सारी चीज़ें चले, उसके लिए हमने काम किया। और आपको इतना ही नहीं, 2025 तक हमारा सपना है पतंजलि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एफएमसीजी का ब्रांड बने, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम पतंजलि को पहली भारतीय ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाएंगे जो दुनिया में भारत का यश और गौरव बढ़ाएगी। अभी योगा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि योगा और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर हम दोनों विषयों को जोड़ते हैं, आज योगा इंडियन प्रॉपर्टी नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बन गई है। आपका क्या एफर्ट है कि योगा को हम ग्लोबल फिनोमेना लेकिन इंडियन फिनोमेना बनाए? जहाँ तक योग से जुड़े उद्योग का प्रश्न है, भारत में अभी आने वाले 10 वर्षों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला, उस तरह से जैसे विदेशों में लोग स्टूडियो बना करके योग सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर योग जो है वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा है,
वो जो है हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अब इसको बिजनेस का रूप देने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। योगा स्टूडियोज का बहुत बड़ा स्कोप है और उसमें अच्छे ट्रेनर्स तैयार करके हम भेजेंगे और हमारा सपना है कि हम सामान बनाने के साथ साथ अच्छे इंसान भी बना रहे हैं। और आज एक अनपढ़ माँ बाप का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, गुरुकुल में पढ़ा हुआ स्वामी रामदेव, उसने वो करके दिखाया है। इससे प्रेरणा लेकर के देश में हजारों और भी लोग तैयार होंगे, यही हमारा एक सपना। If anybody wants to address a question. नमस्कार बाबा जी। मेरा सवाल है कि योगा जो है बाकी वर्ल्ड में बहुत फेमस है, सब बहुत बात करते हैं, योगा स्टूडियोज़ की बात करते हैं, पर इंडिया में स्कूल्स में योगा कंपलसरी एज अ फिजिकल एजुकेशन या फिर कंपलसरी नहीं है एज अ सब्जेक्ट। ये होना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 3 चीजें एजुकेशन में कंपलसरी होनी चाहिए जी। एक तो बच्चों को बचपन से पॉलिटिक्स पढ़ानी चाहिए। क्या पढ़ानी चाहिए कि वोट जरूर करना चाहिए और किसको वोट करना चाहिए। एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की है, तो वोट का सेंस ऑफ वोट, वोट का ज्ञान है। दूसरा सिविक सेंस, कहां थूकना चाहिए, कहां मूतना चाहिए, ये हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को बताना पड़े। योगा एंड हेल्थ, यहां 99% लोगों को नहीं पता है ट्रांसफैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। योग एंड हेल्थ एजुकेशन ये होना ही चाहिए। और मैंने एक प्रपोजल दिया हुआ है, मुझे लगता है वो जल्दी पास हो जाएगा। तो उसके तहत हम ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, उसका एक स्वस्थ विकल्प भारतीय शिक्षा पद्धति लेकर के आएंगे। और शिक्षा जब बदलेगी तो देश बदलेगा और दुनिया भी बदल देगी। Next week on the India Economic Conclave, Nitin Gadkari talks on what it takes to hit $5 trillion and a panel discussion on $5 trillion and beyond, powering India to the big 3. As per the new tri-tariff order, you now have the power to choose and pay only for the channels you love. To keep watching your favorite shows on ET Now, call your cable or DTH operator and get the Times movies and news pack now. The Showstoppers, the Jaw Droppers, the Movers and Shakers. These are some of the hard facts. The Power Players, all the blockbusters, all the hard hitters in one power punch. That's awesome. Complete your TV viewing experience with the best of Hollywood entertainment and news. Get the Times movies and news pack at just 13 rupees. Ask your cable or DTH provider now. Times Influence Initiative.